वेलकम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इसकी। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक में हम रिएक्शन के तीन एस्पेक्ट स्टडी करते हैं। एक तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट हो रहा है, कितनी स्लो हो रहा है। दूसरा होता है फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म मीन कौन कौन से स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है, दो में हो रहा है, तीन में हो रहा है, तो वो क्या क्या स्टेप हैं। इन स्टडी को इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से रिएक्शन की टाइप देखो तो तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस मीन जो एक सेकंड के भी बिलियंथ पार्ट से भी कम टाइम में हो जाते हैं। बिलियंथ समझते हो ना, ये कर्बमा हिस्सा एक सेकंड का भी इतनी जल्दी हो जाएंगे। चुटकी बजाने में टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगेगा इतना। जैसे जो एक्व सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके रिएक्शन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड एक्वस के साथ रिएक्शन टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो रिएक्शन है इंस्टेंटली हो जाता है आयनिक का। वो क्यों होता है? ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे HCl एक्वस है, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, ये भी ये बेस है, और इनका जो रिएक्शन होता है NaCl प्लस वाटर बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब ये एक्व सोल्यूशन में होते हैं तो ये ऑलरेडी आयन की फॉर्म में होते हैं, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ता। दे ऑलरेडी आर इन आयनिक फॉर्म और वो आयन इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आपको बोला है 10⁻⁻⁹ सेकंड से भी कम समय में रिएक्शन हो जाएगा, उससे भी कम। सो ये है वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, जिनको महीनों लग जाते हैं। आपको चाहे पता ना हो, आपने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। मतलब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, किसी को मतलब सभी को पता है, किसको नहीं पता कि लोहे को जंगाल लगता है। और सभी के घर में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रस्टिंग के कारण खराब हो ही जाता है, चाहे आपका साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो। लोहे का गेट ही हो, अगर आप पेंट ना करो तो उसको जंगाल लग जाएगा। और वो टाइम कितना होगा? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन आपने इसकी प्रोटेक्शन कितनी की। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है। और एग्जांपल जैसे पेंट है, लेड एसीटेट कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में उसके साथ रिएक्शन कर सकती है, उसकी ब्लैकनिंग हो जाएगी पेंट की। और आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते होगे, जो लड़कियां हैं, लड़के भी अंगूठियां पहनते होंगे, तो आप देखते हो 1-2 साल बाद वो काली सी पड़ जाती है। क्यों? हवा में सल्फर के कंपाउंड उसके साथ रिएक्शन करके सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं इसके, तो ये उसकी रस्टिंग होगी। वो बहुत स्लो रिएक्शन है। और तीसरे रिएक्शन होते हैं मॉडरेट स्पीड वाले, नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट। अब ये कौन से हैं? कितने ही हैं। जैसे चीनी है, उसकी हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में आप हीट करते हो तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कंडीशन ये 3-4 घंटे में रिएक्शन हो जाएगा। अपनी बॉडी में तो वैसे ही हो जाता है, बॉडी में तो एंजाइम इसको ब्रेक कर देते हैं, पर बाहर भी करवाओगे तो 3-4 घंटे में हो जाएगा। तो ना तो ये बहुत फास्ट है, ना तो ये बहुत स्लो है। सो तीन टाइप के रिएक्शन है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, और वो वाले मॉडरेट स्पीड वाले जो नाइदर दे आर वेरी फास्ट नॉर दे आर वेरी स्लो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कुछ रिएक्शन फास्ट के होते हैं, कुछ स्लो के होते हैं।
जब कोई रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट हैं उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। और ये डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इस सारे के बैलेंस पे डिपेंड करेगा वो रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। इसके बगैर एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो रिएक्शन स्लो होगा। अब जो है नेक्स्ट है, हम रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन करने लगे हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए ये इक्वेशन है, इसको हमने लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे पूछा जाएगा? एक्सप्रेस राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जहां इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कैसे लिखते हैं? सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के हिसाब से लिखेंगे, जैसे ये A2 है, पहले हम लिखेंगे माइनस। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ, जैसे रिएक्टेंट यूज अप होते जाएंगे। तो ये माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करता है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज कितनी हुई है कंसंट्रेशन, और ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। जैसे ए, इसका मतलब हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2, और नीचे इससे किससे डिवाइड कर देना है? टाइम के साथ, चेंज इन टाइम। और अगर बी के हिसाब से लिखेंगे तो आएगा माइनस डेल्टा B2 अपॉन डेल्टा टी। और प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, उसके आगे प्लस लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है वो बढ़ रही है। और अब इसमें क्या याद रखना, जिस नंबर के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसके साथ इसको डिवाइड करना है। ये 2 है तो 1/2 आएगा, अगर 3 होता तो 1/3 आएगा। डेल्टा ए बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये बन गया। तो मतलब ये इसको लिखने का तरीका है। अब इसमें देखना ये प्लस है, यहाँ प्लस नहीं ले देना, ये इक्वल है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तीनों में से कुछ भी दिए गिवन हो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक दूसरे के भी इक्वल ही होते हैं। और इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, आप अकेला रेट भी लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन पूरा तो वो भी लिख सकते हो। इसको हम कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और वही मैंने ये लिखा है, कितनी डिक्रीज हुई है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट्स के हिसाब से लिखोगे तो वहां लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बड़ी है और उसको डिवाइड कर देना कितने टाइम में बड़ी है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, और उसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3।
तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और हाइड्रोजन अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अगर आपको बोला सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है फिर। और अगर आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपने ये सारा लिखना है। सो ये जो पूरी पूरी क्वांटिटी है, जैसे मैंने बोला है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन with respect to nitrogen, this is rate of reaction with respect to hydrogen, and this is rate of reaction with respect to ammonia। अब जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉल करती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। अब इसमें अगर मैं अकेला ये लिखूं तो इसका क्या मतलब है, इसको अकेले को, इसमें नंबर नहीं शामिल, तो इसको अकेले को हम बोलेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरी टर्म अगर साथ में है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और अगर ये टर्म आपने नहीं लेनी है, अगर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में बोला है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इतना, तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना दिया है, ये 1/3 नहीं गिवन है। सिमिलरली अगर आपको अमोनिया के देंगे तो अमोनिया इसमें बढ़ रही है, पैदा हो रही है, तो अमोनिया की प्रोडक्शन का रेट देंगे। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, जहां आप फॉर्मेशन बोल लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब वो अपीयर हो रही है ना, पहले नहीं थी, तो सेम मतलब है। तो उसका मतलब अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये गिवन है, और अगर आपको लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, फिर ये है, ये पूरा लिखना है। अगर आपको सिंपल लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो ये है। तो इस तरीके से है। इसके फिर यूनिट करते हैं, फिर इसकी एक एग्जांपल करेंगे हम। इसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बताया है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा एक्स मीन चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा टी इंप्लाइज चेंज इन टाइम। और कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, मतलब हमने मोलैरिटी लेनी है। और टाइम मिनट सेकंड आवर्स कुछ भी गिवन हो सकता है। आपने अगर आपको मान लो सेकंड में गिवन है तो सेकंड लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स हैं। और अगर आपको प्रेशर गिवन है तो फिर, अगर आपको प्रेशर गिवन है तो फिर कैसे यूज करते हैं, उसके यूनिट कैसे बनाने हैं। वी नो दैट PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, और P is equal to N/V into RT। और N/V ये क्या होता है, कंसंट्रेशन। N मोल्स हैं, V वॉल्यूम है, कितने मोल 1 लीटर वॉल्यूम में होते हैं उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन सी, मोलैरिटी। सो वी कैन राइट इट एज P इक्वल टू CRT। तो अगर आपने ये वाले यूनिट को प्रेशर वाले यूनिट में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, प्रेशर अगर गिवन हो तो फिर यूनिट क्या बनेंगे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
और इसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन में जितना चेंज है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इनटू RT। तो प्रेशर आप किस चीज में मेजर करते हो, जो एटमॉस्फेयर में या बार में करते हैं। सपोज अगर आप एटमॉस्फेयर में करते हो और टाइम सेकंड में है तो ये बन जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड, और ये कंसंट्रेशन वाला पहले बता दिया, ये मोल पर लीटर और ये पर सेकंड। तो इस तरीके से आप यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अगर मोल पर लीटर पर सेकंड में गिवन है तो आपको बोला है इसको प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको RT से डिवाइड कर दो। और अगर एटमॉस्फेयर पर सेकंड में गिवन है और आपको बोला है इसको मोल पर लीटर पर सेकंड में बदलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। और सिंपल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यूनिट क्या होंगे वो आपको बता दिया है, उसमें आएगा चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, और एटमॉस्फेयर पर सेकंड और बार पर सेकंड। जैसे बोला है अगर टाइम मिनट में है तो ये पर मिनट हो सकता है, और आवर्स में है तो पर आवर हो सकता है, आप उसको सेकंड में भी बदल सकते हो। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन के हिसाब से यूनिट है, ये प्रेशर के हिसाब से यूनिट है, और ये रिलेशन है जिसको हम यूज करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ये रिएक्शन गिवन है, इसमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है वो ये है। आपको बोला है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया निकालिए। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। सारे का नहीं लिखना है तो कम से कम उनका जरूर लिखना है जिनका गिवन है और जिनका पूछा है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए सारे का ही लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ये 4 के साथ मल्टीप्लाई है, 1/4 आ जाएगा, डिक्रीज हो रही है तो माइनस आ जाएगा, डेल्टा NH3 पॉइंट डेल्टा T इक्वल टू -1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO पॉइंट डेल्टा T इक्वल टू +1/6 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। उन्होंने क्या गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और पूछा गया रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा। तो एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, ये वाली दो इक्वेशन हम इसमें से उठा लेंगे। अब आप कहोगे ये तो होना नहीं चाहिए, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन में दो जो इक्वल है वही दो टर्म लेंगे पहले। इट मीन्स 1/4 डेल्टा NH3 पॉइंट डेल्टा T। यहाँ माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है जब आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आपको बताया ये सिर्फ डिक्रीज और ये सिर्फ इंक्रीज को शो करता है, नथिंग एल्स। तो अब आपको ये चीज गिवन है और ये चीज पूछी है, पर हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल ये दोनों है, तो हमने यही दोनों पूरे लेने हैं। और ये जो आपको गिवन है इसकी वैल्यू लिख दो 2 × 10⁻³ और कैलकुलेट तो ये करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1/4 है उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाएगा 4/4 2 × 10⁻³ और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, उतना ही 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इसके आप खुद प्रैक्टिस करना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होगा खुद कैलकुलेट कीजिए, उसमें ये दोनों को ले लेना है। जहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिए उसमें ये दोनों को ले लेना है। एक जो गिवन है और एक जो आपने कैलकुलेट करना उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं।